बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ में आज हम फिर एक दफ़ा प्रोग्राम सदर रज़मी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाजरीन, किसी भी हल्का के मुंतखब नुमाइंदे उस मुआशरे की जहाँ तर्जमानी करते हैं वहाँ उस इलाके के मसाइल को ऐवानों तक पहुँचाकर उनकी सही तौर पर अक्कासी भी करते हैं। तर्जमान असल में वही होता है जो मुश्किल की हर कड़ी में इलाके के लोगों के साथ होता है। हम बात कर रहे हैं जंग के इलाका मंडी शाहजीना हल्का PP 124 की, जहाँ ऐसा लगता है जैसे कि इलाके के लोगों का कोई पुरसानी हाल नहीं है। एक तरफ कोरोना की वजह से अवाम काफ़ी परेशान है, दूसरी जानिब इलाका भी अब मसाइल का गढ़ बन चुका है। अवाम की नज़रें ऐसी शख्सियात की तरफ लगी हुई हैं कि कोई उनका मसीहा बनकर आए, उनको मसाइल से निकाल ले। इलाका मंडी शाहजीना ज़िला जंग का एक पसमानदा तरीन इलाका है, लेकिन इसकी खुशकिस्मती भी यही है कि इसको हर दौर में अच्छे मुंतखब नुमाइंदे और अच्छे सियासी कद काट की शख्सियात मुयसर रही हैं। उनमें से एक नाम इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब का है, जो इस इलाका में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनका पस मंजर अगर बयान किया जाए तो उनके तरीक़ाती काम, उनके लोगों के साथ वाबस्तगी और इलाका में असर व रसूख उनकी असल पहचान है। इफ्तिखार अहमद खान बलोच जब भी इक़्तिदार में आए उन्होंने अपने इलाके के मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर फोकस रखा। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने 100% ही रिजल्ट रखा होगा, उनसे कहीं ना कहीं कोताहियाँ भी हुई होंगी। आज की जो हमारी नशिस्त है वो उन्हीं के साथ है। मेरे कहने का मकसद साबिक MPA इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब के साथ है। आज हम उनसे तेज तंग थोड़े से तीखे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि इलाका के लोग उनसे इतनी वाबस्तगी रखते हैं, क्या ये भी इलाके के लोगों पर अपना तन मन धन निछावर करने के लिए तैयार हैं या नहीं। इफ्तिखार खान साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम उम्मीद करते हैं आप गाए बगाए हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शा करेंगे। तो खान साहब, हल्का की आवाम को आपसे गिला शिकवा है कि जिस वक्त आप इलाके के मुंतखब नुमाइंदे थे उस वक्त आप इलाका में चक्कर वगैरह लगाते रहते थे, बल्कि यूं कहें कि आप वहीं पर ही मौजूद रहते थे, लेकिन अब आप मंडी शाहजीना में बहुत कम नजर आते हैं। हालांकि मंडी शाहजीना में आपका घर है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर कि आपने मुझे मेरे ख्यालात का इज़हार करने का, आवाम तक पहुँचाने का मौका दिया। उसकी वजह यह है कि पहले कंस्टिट्यूंसी जो थी वो 2 थानों पर मुश्तमिल थी, थाना मसन और कादरपुर। अब जो इलेक्शन लड़ा वो नेशनल असम्बली का था, वो तकरीबन 7 थानों पर मुश्तमिल है और 2 तहसीलें इस हल्के में जो नया हल्का बंदी हुई उसमें ऐड हुई, जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम बिल्कुल नई थी। तो मैं आता जाता रहता हूँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि मैं जाता ही नहीं हूँ, लेकिन जाता ज़रा कम हूँ क्योंकि वो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 100 मील से ज़्यादा हल्का मुश्तमिल है, जिस वजह से फिर काफ़ी दौड़ धूप और नए इलाके में बिलखसूस ज़्यादा करनी पड़ती है, जिस वजह से वो थोड़ा टाइम कम मिलता है। हाँ साहब, आपने इलाके की तरक्की के लिए बेतहाशा काम करवाए हैं, लोग आपके मोतरे भी हैं, कुछ तो तनकीद भी करते हैं, लेकिन इस वक्त इलाका ऐसा लगता है जैसे लावारिस हो चुका है। मौजूदा मुंतखब नुमाइंदों का कोई पता नहीं है। यहाँ की हालत देखें तो अवाम साबका अदवार को याद कर रही है, लेकिन जो मौजूदा जमात के नुमाइंदगान है वो पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि ये साबिक मुंतखब नुमाइंदा का किया धरा है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस वक्त तक जितना काम मेरे हल्के में हो रहा है, माँ सिवाय कोई सोलिंग की, वो सारी स्कीमें मेरी दी हुई हैं और मियाँ शहबाज शरीफ की दी हुई हैं। अगर किसी मुखालिफ मिनिस्टर या किसी को इतराज़ हो तो मैं उनके लिए मनाजरा करने के लिए तैयार हूँ और मैं प्रूफ के साथ साबित करना चाहता हूँ कि सिवाय सोलिंग के अभी तक इनको मिला ही कुछ नहीं है। ये सिर्फ ये दिखा दें कि हमें मिला क्या है तो फिर भी है। उसके अलावा जिस स्पीड से हमारी गवर्नमेंट का और बिलखसूस मियाँ शहबाज शरीफ का विजन था, पहली बात तो यह है कि इस हुकूमत को वो विजन नहीं है, ना वो तजर्बा है। सेकेंडरी, मैं अपने आप की तारीफ तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत निचले लेवल से सियासत शुरू की है और मैं अपनी आवाम की जो बेसिक ज़रूरियात है उसको बेहतर समझता हूँ और उस पर मैंने ख़ास तवज्जो दी थी। जैसे कि हमारे पास डिग्री कॉलेजेस नहीं थे, वहाँ कॉलेजेस के लिए रकबा भी नहीं था, तो मैंने आधा मुरब्बा 12.5 एकड़ अपनी विरासत से देकर 2 डिग्री कॉलेज खड़ा कर दिए, जो कि मैं समझता हूँ कि ये मेरा सबसे बड़ा कारनामा है, क्योंकि देहाती इलाके में ऐसा इंस्टीट्यूट आज तक जिनके 100 मुरब्बे वो भी नहीं बना सके। और अब मिनिस्टर बने हुए हैं, मैं तो सिंपल MPA था, तो उन्होंने दावे भी बड़े किए थे, मुझसे भी उनकी काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन काम में वो बातें नज़र नहीं आ रही।
تو اس لیے یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا. خان صاحب آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ پوری دنیا اس وقت کورونا وبا کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، ہمارے ضلع جھانگ میں بھی کئی کیسز سامنے آ چکی ہیں، اور اگر مزید ٹیسٹ کروائے جائیں تو اللہ نہ کرے تو جھانگ میں مزید کئی کیسز سامنے آنے کا خدشہ بھی ہے. تو موجودہ حکومت کے جو اقدامات ہیں کیا وہ تسلی بخش ہیں؟ اگر ضلع جھانگ میں مزید کیسز سامنے آتے ہیں، جس طرح دن بدن مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جھانگ کے منتخب نمائندے اس کو فیس کر سکیں گے؟ جھانگ کے نمائندے کیا یہ دنیا بھی فیس نہیں کر سکے گی اگر ہم نے اس کے لیے حفاظتی تدابیر پہ عمل نہ کیا. اور جو ہم نے ابھی تک سنا ہے، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن جو وہ اس کا سب سے بڑا علاج ہے کہ لاک ڈاؤن، کہ لوگ گھروں میں رہیں اور لوگ ایک دوسرے سے زیادہ گیدرنگ میں نہ جائیں اور اپنے ہاتھ وغیرہ دھوئیں، اور جتنا ٹائم وہ گھر میں رہیں گے میرے خیال میں اس سے زیادہ بچت ہو نہیں سکتی. اور ہم غریب ملک ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس سوا لاک ڈاؤن کے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے چادر میں رہ کر، اپنی اوقات میں رہ کر یہی کر سکتے ہیں کہ ہم گیدرنگ میں کم جائیں اور اس میں حفاظتی تدابیر جو کہ جس پہ خرچ نہیں ہوتا کم سے کم وہ. دیکھیں ابھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نرمی کرنے میں بالکل وہ ایسے ہی ہے جیسے لاک ڈاؤن آپ نے نہیں کیا، کیونکہ یہ ایسا مرض ہے جو چھپا ہوا ہے. یہ کسی کے پیسے کی وجہ سے بھی لگ سکتا ہے، یہ کسی ہاتھ ملانے سے لگتا ہے. اب آپ کسی کو کیا پتا کہ جس سے میں مل رہا ہوں اس کو ہے یا نہیں؟ تو یہ مشاہدہ کرنا یا یہ فیصلہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے. خان صاحب آپ جب علاقہ میں منتخب ہوئے تھے تو آپ نے علاقے کی ترقی کے لیے کیا کیا اقدامات کیے تھے جس سے عوام آپ بھی مستفید ہو رہی ہو؟ کیونکہ لوگ آپ کی شکوہ گناہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے، کوئی کام نہیں کروائے گئے تھے. میں نے اتنا کام کیا جتنا میرے 10 سال کے دور سے پہلے جب سے ملک بنا اتنا کسی نے نہیں کیا. اس میں سب سے میری توجہ پہلے تھی وہ تعلیم کی طرف تھی. میں نے 3 ڈگری کالج، ایک رتہ میں اور 2 منڈی شاہ جی میں 3 ڈگری کالج ایک دیہاتی لیول میں کسی حلقے میں بھی نہیں ہے. اور جتنے سکولز بنے ہوئے تھے آلریڈی ان کو میں نے اپ گریڈ 1 سٹیپ اپ گریڈ کروایا تمام. اور اس کے علاوہ بلڈنگز بھی ہے، اس کے علاوہ ہیلتھ میں نے ہسپتال دیا ہے کوٹ سے شاہ، اور روڈز بنے ہیں، کارپیٹ روڈز بنے ہیں، جہاں سنگل روڈ نہیں تھے وہاں بھی کارپیٹ. لیکن حلقے میں اتنے مسائل تھے، میں کہوں کہ سارے ختم ہو گئے، تو یہ بات بالکل غلط ہوئی. ابھی بھی ہمیں ضرورت ہے، لیکن کم از کم اگر یہ 5 سال لگ جاتے تو میرے حلقے کے نقشہ. خان صاحب آپ کا آبائی شہر منڈی شاہ جیمنا ہے، وہاں پر آپ جاتے آتے ہیں، ان راستوں سے گزرتی ہیں، ڈیلی گزرتی ہیں، اس ٹائم بھی گزرتے ہوں گے. تو موڑ منڈی تا شاہ جیمنا روڈ جو ہے اس کو تعمیر نہیں کروایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے اپنے دور میں بھی اسے تعمیر نہیں کروایا؟ وہ پہلا جو روڈ بنا تھا موڑ منڈی سے منڈی شاہ جیمنا پھاٹک تک وہ بھی میں نے بنوایا تھا. اس وقت میں ناظم یونین کونسل تھا، اور اس کی لمبائی بھی تھوڑی، چوڑائی جو ہے وہ بھی میں نے زیادہ کروائی تھی. لیکن اس بات کو ہو گئے 15 سال. یہ تو ہر سال اس کو لک آفٹر کرنا پڑتا ہے، اس کو یعنی ریپیئرنگ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد یہاں ٹول ٹیکس تھا، میں نے ضلع کا ٹول ٹیکس خود ہٹوایا تھا. تو وہ جس وقت میں تھا اس وقت اس کی حالت اتنی بری نہیں تھی. اب چونکہ وہ زیادہ وہاں ہیوی یہ شوگر مل کے لیے ٹرالیز وغیرہ اور ہیوی ٹریفک گزرتی ہے، روڈ کی کیپیسٹی جو ہے وہ تھوڑی تھی. اب میرے اوپر وہ فرض نہیں بنتا. ہاں میرے دور میں اگر یہ حالت ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کو بنواتا. خان صاحب یہ بتائیں جو آنے والا سیاسی منظرنامہ سامنے آ رہا ہے اس میں حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے الیکشن میں آپ کس کو میدان میں لا رہے ہیں؟ آپ خود میدان میں آ رہے ہیں یا اپنا کوئی اور بندہ الیکشن میں لا رہے ہیں؟ میری طرف سے حالانکہ میرا جو دائمی کا فیصلہ وہ میرے حق میں ہو چکا ہے، میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. لیکن میں نے چونکہ اپنی بیٹی کو نیشنل اسمبلی پہ کھڑا کیا تھا، نیشنل اسمبلی کے لیے میں اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتا. میری بیٹی باہر سے پڑھ کے آئی ہے اور ایک دفعہ وہ الیکشن ہاری ہے، تو میں یہی کروں گا کہ نیکسٹ الیکشن وہی لڑے گی. اچھا خان صاحب آپ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے یا کسی پارٹی کے ساتھ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گے؟ یہ باتیں تھوڑا آگے جا کے جیسے الیکشن قریب آئے گا تو اگر میں پارٹی میں لڑا تو مسلم لیگ نون میں لڑوں گا. لیکن یہ بھی فیصلہ جو ہے میرے جو ونگز ہیں، ایم پی ایس جو امیدوار ہیں، میاں چراغ اکبر ہیں، امیر عباس ہیں،
हाजी मोहम्मद खान है और मेरी हल्के की जो कारकुन या दोस्त या सारे हैं, उनसे बामी मशवरे के बाद अगर साहब ने कहा कि नून में लड़ना है तो नून में लड़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई पार्टी और मुझे पसंद ही नहीं और ना मैं किसी में जाना चाहूँगा। अच्छा खान साहब, हल्का की आवाम इस वक्त काफ़ी मायूस है कि मौजूदा हुक्मरान कोई इलाके की तरक्की का काम नहीं करवा रहे, तो क्या आप आवाम की मायूसी को दूर कर सकेंगे? जब मेरे मालिक ने मुझे मौका दिया तो मैं सारी कमी दूर कर दूँ और उसके मेरे साहब का रिकॉर्ड मौजूद है। इंशाल्लाह अगर मालिक ने अगर ये 5 साल भी आवाम मौका देती तो मैं तमाम काम जितने भी थे वो ख़त्म हो जाते, और इंशाल्लाह अगर मौका दिया तो मैं पहले भी काम और काम पर ही यकीन रखता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा भी तरक्याती काम और लोगों के लिए जो आसानी में पैदा कर सकूँ, सही हक के नुमाइंदगी अदा कर सकूँ। खान साहब, झांग में पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, लेकिन वो भी हुक्मरानों की नज़र होता वो दिखाई दे रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसकी बुनियाद भी हमारे दौर में रखी गई थी और शहबाज शरीफ ने रखी थी, और मियां मोहम्मद याकूब और उसकी बीवी राशिदा याकूब जो उस वक्त MPA थी, उनका अहम तरीन रोल था। और ये अब मेरे ख्याल में जो आप यहाँ मिनिस्टर बने हुए हैं या लोग नुमाइंदे जिनको अवाम ने मुंतखब किया, ये उनके लिए बायसे शर्म है कि आया हुआ फंड अगर ट्रांसफर हो जाए, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं रिजाइन करता और वक्त हुकूमत से कभी भी सपोर्ट न करता जो मेरे ज़िले की या मेरे ज़िले की आवाम के साथ इतनी हक तलफी करती। अब ये डिपेंड करता है उन नुमाइंदों पे या वक्त हुकूमत में कि वो क्या फैसला लेती है। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से पहले किया। अच्छा खान साहब, पीपल्स पार्टी ने भी हुक्मरानी की है और नून लीग ने भी, अब PTI की हुकूमत जो है वो चल रही है, तो आप किस जमात को बेहतर समझते हैं कि वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दे सकेगी, पाकिस्तान को खुशहाल बना सकती है? आप कौन सी पार्टी को बेहतर समझती हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर पार्टी मुस्लिम लीग नून है और मियां शहबाज शरीफ है। उसका विजन बड़ा क्लियर है, वो आवाम के लिए दर्द रखता है, वो आवाम के लिए रात दिन काम करता है और उससे तजर्बा भी है। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत कामयाब लीडर है। बाकी जो ये हुकूमत है ये तो बिल्कुल तजर्बाकार है, इनको तो किसी बात का पता ही नहीं है, ना इनका कोई विजन है और ये सुबह शाम सिवाय झूठ के इनको कोई काम आता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ कि वो उनकी भी कारकर्दगी कोई इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन बहरहाल वो तजर्बाकार ज़रूर है। नीयत में अगर फतूर हो तो उसका कोई इलाज किसके पास है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। हमने मुआशरती हर पहलू को उजागर करने की कोशिश की है। इफ्तिखार अहमद खान बलोच साहब ने उनका भरपूर जवाब दिया है। मीडिया का मकसद भी यही होता है कि अवामी मसाइल को उजागर करना, उनको हुक्मरानों के सामने लाना होता है। हमारी यही कोशिश होती है कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको जवाबदेह बनाया जाए। इसी मकसद के हमने ये प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें हों या मजहबी, चाहे कोई भी हो, सब बराबर हैं। कोई भी आकर हमारे प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ दे सकता है। हम उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देते रहिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सफदर वसीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह जी के पास।